मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। अब मैं इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि कैसे आप निबंध की आत्मा को पकड़ेंगे, यानी कि उसके मूल को समझेंगे और मूल को समझने के बाद फिर निबंध की रचना करना शुरू कर देंगे। आप यूं कह लीजिए, अब हम निबंध लिखने के प्रैक्टिकल चरण में प्रवेश कर गए हैं। अभी तक जो मैंने निबंध के बारे में आप सबसे बातें की थी वे सब सैद्धांतिक थी, लेकिन बिना सिद्धांत को जाने व्यवहार के साथ हम सही आचरण नहीं कर सकते। तो सिद्धांत आप जान चुके हैं इससे पहले के 2 लेक्चर्स में, और अब हम सीधे सीधे इस पर आ रहे हैं कि सबसे पहले हमें निबंध को समझना है, उसकी आत्मा को पकड़ना है, उसके मूल तक पहुंचना है। और जब हम एक बार उसके मूल को पकड़ लेते हैं तो सच पूछिए निबंध लिखना काफी कुछ आसान हो जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ठीक इससे पहले के लेक्चर में जो यूपीएससी ने आपको सावधान किया था उसके बारे में। यूपीएससी ने कहा था आप सबसे कि अपने विचारों को निबंध के निकट रखते हुए। तो क्या मतलब हुआ इसका कि निबंध के निकट रखते हुए? क्योंकि ये यूपीएससी का अनुभव है, और सच पूछे तो यूपीएससी का ही अनुभव नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का अनुभव है जो कॉपियां जांचता है। होता क्या है, निबंध में आपको कुछ शब्द मिलते हैं, कुछ शब्द आपको मिलेंगे। निबंध के शीर्षक में कुछ शब्द तो होंगे ना, उसमें 1-2 शब्द होंगे जो बहुत ही प्रोमिनेंटली होंगे, बहुत ही प्रोमिनेंटली। जैसे मान लीजिए कि एक निबंध पूछा गया 2024 में ही कि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। तो प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही, तो विज्ञान शब्द आपको मिल गया, आपको सच्चा सिपाही शब्द भी मिल गया, और प्रश्न पूछने वाला भी शब्द मिल गया। तो अब आप इसमें से प्रश्न को पकड़ सकते हैं, इसमें से विज्ञान को पकड़ सकते हैं, इसमें से सच्चे सिपाही शब्द को पकड़ सकते हैं, और पता लगा कि आप अब इन पर लिखना शुरू कर देते हैं। और जो उसकी आत्मा थी, जिसमें सच में आपके निबंध का पूरा ताना बाना बुना जाना चाहिए था, वो उसमें गायब हो गया। आखिरी तक पहुंचते पहुंचते कहीं फिर आपको याद आता है कि अरे अरे, इसमें तो यह भी लिखना था, और फिर आप वह भी लिखाते हैं। और लिख कर आने के बाद आप बड़े आत्मसंतोष का अनुभव करते हैं, और आपको लगता है कि यार निबंध तो बड़ा अच्छा बना है, इसमें बम्पर मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब आप अपनी मार्कशीट देखते हैं तो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या हुआ, कहां हमसे कमी हो रह गई, कहां हमसे गलती हो गई। सच पूछिए तो आपको सोचना ये चाहिए कि कहां हम भटक गए, उस भटकाव को रोकेंगे कैसे। क्योंकि यूपीएससी जानता है कि ज्यादातर स्टूडेंट भटक जाते हैं, इसलिए देखिए वो साफ तौर पर आपको वार्न कर रहा है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए। यानी यदि आप निबंध के शब्दों को छोड़कर सभी शब्दों को एक साथ मिलाकर उन्हें जोड़कर और उसका अर्थ निकालते हैं, यानी कि पूरे के पूरे वाक्य का निहितार्थ क्या है, निहितार्थ यानी कि उसमें कौन सा अर्थ निहित है, और जब निहितार्थ आपकी पकड़ में आ जाता है तो फिर स्वाभाविक तौर पर बिना आपके किसी अतिरिक्त प्रयास के आपके जो विचार होंगे वो निबंध के विषय के निकट रहेंगे। फिर आपके लिए निबंध लिखना कठिन नहीं रहेगा, क्योंकि आपके जो विचार हैं वो निबंध के विचार के चारों तरफ ही ठीक वैसे ही घूमते रहेंगे, जैसे कि तकली में जब आप धागा काटते हैं तो वो जो धागा है ऑटोमेटिक तरीके से उस तकली के चारों ओर लिपटता चला जाता है। ऐसा होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा होगा, बशर्ते कि आप उसकी आत्मा को पकड़ लें। दोस्तों, ये बात तो मैंने अभी आपसे सामान्य तौर पर की है, लेकिन आपके मन में यह उत्सुकता होगी कि भाई उस आत्मा को पकड़े कैसे। आत्मा को पकड़ने के लिए कोई सच पूछे फार्मूला नहीं है। आत्मा को पकड़ने के लिए 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली तो यह कि आपके पास उस भाषा की समझ होनी चाहिए। किस भाषा की? जिस भाषा में निबंध का टाइटल दिया हुआ है। आपके हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में निबंध के टाइटल आते हैं, या तो आप हिंदी मीडियम से होंगे या आप इंग्लिश मीडियम से होंगे। तो सीधी सी बात है कि आप उस मीडियम से टाइटल को पढ़िए और उस भाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अभी मैंने एक निबंध की बात की, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। इंग्लिश में है द डाउटर इज ए ट्रू मैन ऑफ साइंस। अब वहां दिया ट्रू मैन। ट्रू मैन का मतलब होता है सच्चा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति। अब ये क्या सच्चा व्यक्ति हुआ? हिंदी में दिया हुआ है सच्चा सिपाही। अब आपको समझना पड़ेगा कि इसके कहने का मतलब क्या है।
कहने का मतलब यह है कि जो प्रश्न पूछने वाला होता है वही सही मायने में वैज्ञानिक मस्तिष्क वाला होता है, वैज्ञानिक होता है, तार्किक चिंतन करने वाला होता है। ये कहने का मतलब है। या सच्चा व्यक्ति होता है, चेतनशील व्यक्ति होता है। ट्रू मैन का अर्थ आप लगा सकते हैं, विवेकपूर्ण प्राणी होता है, क्योंकि मनुष्य एक विवेकपूर्ण प्राणी है। तो इस तरीके से कहीं कहीं निबंधों में जो भाषा है, उस भाषा की समझ आपको उसकी आत्मा तक ले जाती है। और यदि भाषा की वह समझ नहीं हुई तो आप मान करके चलिएगा कि आप उसकी आत्मा को पकड़ने से चूक जाएंगे। और यदि आप उसकी आत्मा को पकड़ने से चूक जाएंगे तो सीधी सी बात है कि आप जो कुछ भी लिखेंगे वो विषय के निकट नहीं होगा। तो ये पहली बात थी। जो दूसरी बात है वो ये है कि आप उसे समझने की कोशिश कीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। जरूरी नहीं है कि निबंध का जो शीर्षक है वो ज्यों का त्यों हो, जिसे हम यूं समझने की कोशिश करें कि शब्द के आधार पर अर्थ निकालना। नहीं, आपको उसके भावार्थ पर जाना होगा, भाव अर्थ पर जाना होगा, यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है इस पर जाना होगा। जैसे एक निबंध है, खंड एक का ही जो पहला निबंध है वह है जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। अब ये क्या मतलब हुआ है? जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। अब आप देखिए, क्या शब्दों के आधार पर आपको कोई अर्थ समझ में आ रहा है? लेकिन इसके कहने के पीछे कोई अर्थ है, कोई भाव है, भावार्थ है। आपको भावार्थ को समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस पर निबंध नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि जो हमारी जब सभ्यता का विकास हुआ तो विकास से पहले क्या थे? फॉरेस्ट थे। हम कहाँ रहते थे? जंगल में ही रहते थे ना, शिकार करते थे। धीरे धीरे हमारी सभ्यताओं का विकास होता चला गया, हम सभ्य होते चले गए। तो जब हम सभ्य नहीं हुए थे तब जंगल थे, और जब हम सभ्य हो गए तो फिर क्या होना हुआ शुरू हुआ? हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, हमने औद्योगिकीकरण खड़ा कर दिया। हमको रहने के लिए अच्छी खासी जगह चाहिए थी, तो हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। और जब जंगलों को काटना शुरू कर दिया तो धीरे 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 रेगिस्तान का फैलाव होता चला गया। आप देख रहे हैं क्यों कहना क्या चाह रहा है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो सही अवस्था होती है, और जो सभ्यताएं होती हैं वो सभ्यताएं बेसिकली प्रकृति को नष्ट करती हैं। कहने का अर्थ यह है। तो जब तक हम इस अर्थ को नहीं पकड़ लेंगे, नहीं समझ लेंगे, तब तक हम निबंध को लिखेंगे कैसे? और एक बार यदि आप उसके मूल विचार को पकड़ लेते हैं तब आप देखिए कि आपके लिए लिखना मुश्किल नहीं हो जाता है। अभी जैसे मैंने एक निबंध की बात की, जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उसके बाद आते हैं। तो अब आप इसको लिखना शुरू करें। कैसे लिखेंगे, कैसे उसके पॉइंट्स निकालेंगे, अभी मैं उस पर नहीं आ रहा हूं। हम लोग एक लेक्चर बिल्कुल इसी पर रखेंगे कि आइए अब हम निबंध लिखते हैं। उसमें मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। बेहतर होगा कि अभी मैं इसी विषय पर थोड़े विस्तार के साथ बात करूं कि हम निबंध की आत्मा को पकड़ेंगे कैसे। तो दोस्तों, जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। इसका भावार्थ क्या है आप समझ चुके हैं। इसी भावार्थ के लिए मैंने आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। आप चाहें तो उसका मूल क्या है इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला निबंध है खंड ए का ही, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। इस पर आपको लिखना है। यहां आपको आत्मा को पकड़ने में दिक्कत नहीं महसूस हो रही होगी, है ना, क्योंकि यहां स्ट्रेट है। कहने में घुमाव आपको नहीं दिखाई देगा, है ना। यह गुगली नहीं फेंकी गई है शब्दों की। सीधी सी बात है कि जो भविष्य होगा, जो पूरी की पूरी दुनिया पर राज्य करेंगे या जो बड़े क्षेत्रों पर राज्य करेंगे, वो सैन्य शक्ति के द्वारा नहीं होगा, मस्तिष्क के द्वारा होगा, यानी नॉलेज के द्वारा होगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जनरल स्टडीज में भी आप लगातार पढ़ रहे हैं कि नॉलेज इकोनॉमी, आज पूरी की पूरी दुनिया में नॉलेज इकोनॉमी का ही साम्राज्य स्थापित हो रहा है। आप देखिए कि एक अमेरिका है, कितना बड़ा देश है, 35 करोड़ की आबादी है। पूरी दुनिया की आबादी तो 8 अरब के करीब होने जा रही है, 800 करोड़ की आबादी होने जा रही है, और उसका लगभग 40% जीडीपी सिर्फ अमेरिका के पास है। तो ऐसा क्या कर रहा है अमेरिका? क्योंकि उसके पास माइंड है। यूट्यूब वहां का है, माइक्रोसॉफ्ट वहां का है। जो आप नोबेल प्राइज मिलता है, आप देखिए कि किन देशों को ज्यादा मिलता है, उनमें अमेरिका सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो अमेरिका जो खर्च करता है
वो एजुकेशन पर करता है, वो इनोवेशन पर करता है, रिसर्च पर करता है। और सच पूछे तो अमेरिका के विकास की शुरुआत ही इसी से हुई। उसने पूरी दुनिया के टैलेंट को बुलाना शुरू कर दिया कि आइए और हमारे यहाँ रहिए, रिसर्च कीजिए, हम आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ से भी तो लोग गए ना, और वहां जाने के बाद उनको नोबेल प्राइज मिला। यहाँ उनको छोटा सा लैब भी नहीं मिल रहा था। तो अमेरिका ने ऐसा करके दिखाया है, और आज लगभग लगभग पूरी दुनिया पर अमेरिका का दबदबा तो है। इसके बाद दूसरा देश कौन सा है अभी? चाइना। चाइना कैसे ऐसा कर पा रहा है? कहीं ना कहीं तो ये स्थिति आ गई है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, अमेरिका उससे पिछड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये कहने का अर्थ है कि जो इनोवेशन पे खर्च करेंगे, जिनके पास बुद्धिमत्ता होगी, जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, वही दुनिया पर अपना दबदबा कायम कर पाएंगे। अब जब एक बार आपके दिमाग में यह तथ्य आ जाता है, तब फिर आपको उसके बारे में लिखना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। तो दोस्तों, फिलहाल चूंकि समय हो चुका है, तो मुझे अपनी बात यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। और अब यहीं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।